डियर स्टूडेंट, मैं नेचुरल क्लासेस बाई प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? जहां भी रहो यार, मस्त रहो और फिट रहो, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो आज मजा आ जाएगा पढ़ने में। और इसके पिछले वाले टॉपिक में कार्बनिक यौगिकों के स्रोत के बारे में खूब मैंने अच्छे से बताई थी। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर। और ये पार्ट नंबर 6 है। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, तभी हर एक टॉपिक समझ में आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि अपने टॉपिक पर चलना ही अच्छा रहेगा। तो लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले एक बात है यार, पहले जो है कि वो रेड वाले बटन को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ये 4-5 चीज़ कर दोगे तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के बीच में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। लेकिन कमेंट में आप लास्ट में कमेंट करके भी बताना इस वीडियो को पूरा देखकर कि हर एक टॉपिक मतलब हर एक चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, मतलब जिसमें कार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जिसमें कार्बन का अध्ययन नहीं करते हैं उसे अकार्बनिक कहते हैं। मतलब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का प्रतीक कितना होता है? कार्बन का जो प्रतीक होता है, कार्बन का जो क्रमांक होता है, कार्बन का प्रतीक C होता है। और कार्बन का क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। अगर मैं बोलूं कि बताइए ये कार्बन जो है धातु है कि अधातु है, तो आप बोलोगे यह जो हमारा क्या है? अधातु है। अधातु किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्लो नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कोई कि अच्छा परमाणु इसमें, अच्छा इसको परमाणु भी कहते हैं ना, तो इन्हीं को सब मिला के इसको परमाणु भार और इसको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में मैं इसके पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, ये था हमारा क्या? कार्बन का प्रतीक था, ये कार्बन का परमाणु क्रमांक था और कार्बन का परमाणु क्या था? भार था। इसे अधातु कहते हैं और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है और ये अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो मतलब इन यौगिकों के निर्माण में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या होता है? ऑक्सीजन और सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन आदि तत्व क्या करते हैं? भाग लेते हैं। मतलब इनके यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन आदि तत्व क्या करते हैं? भाग लेते हैं। हाँ, अगर इसमें अकार्बनिक यौगिक में आऊं तो इन यौगिकों के निर्माण में ये अभी तक ज्ञात सभी तत्व क्या करते हैं? भाग लेते हैं। मतलब अभी तक जो 118 जो तत्व हैं की बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं? अकार्बनिक यौगिक में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। सेकेंड आते हैं, ये प्राय जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक ये प्राय जंतुओं तथा वनस्पतियों में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। और आप लोग को जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में पढ़ा चुका हूं। लेकिन ये प्राय पृथ्वी चट्टानों, भूगर्भ आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा देखते हैं, ये प्राय ससंयोजक यौगिक होते हैं। अच्छा ससंयोजक यौगिक क्या होते हैं? अच्छा अधातुओं के बीच में अगर मैं बात बताऊं, अगर ये क्या है? अधातु, ठीक है। अधातुओं के बीच में क्या होता है? अधातुओं के बीच में ससंयोजक आबंध बनते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। मैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन ले लेता हूँ और ये हमारा क्या है? ये भी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हमारा क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन इसको ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि ये हमारा क्या है? इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं इसको H2 लिख दूं तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजन अणु। क्या लिखेंगे इसको? हाइड्रोजन अणु, ठीक है। जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H+ लिख दूं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बोलते हैं।
अगर इसको मैं H माइनस भी लिख दूं तो इसे भी हाइड्रोजन, अच्छा इसे आयन बोलते हैं। कौन सा आयन है? ये धनायन है। क्या है? धनायन है। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर H प्लस का जो मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन में कमी। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कमी होता है उसको किससे इंडिकेट करते हैं? प्लस से। ठीक है, अगर मैं ये कर दूं H प्लस, सॉरी H माइनस कर दूं तो ये भी हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? आयन होता है। ठीक है, लेकिन सॉरी इसको हम हाइड्राइड कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है? आयन होता है, लेकिन इसका नाम क्या है हमारा? हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड, हाइड्राइड। ठीक है, हाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है? वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन वृद्धि होती है वहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये था जो है कि हाइड्रोजन के बारे में। हाँ, मैंने अभी बताया कि ये प्राय और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये प्राय ससंयोजक यौगिक होते हैं। ससंयोजक यौगिक का मतलब ससंयोजक क्या होते हैं? आबंध बनाते हैं। अगर मैं बताऊं कि ये हमारा क्या है, अच्छा न्यूलैंड, अगर मैं न्यूलैंड की अगर मैं बात करूं तो परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 8 होती है। तब तो क्या होती है? अस्थायी होती है। अगर 8 से क्या हो, कम हो चाहे अधिक हो, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से या तो साझेदारी करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ले दे के क्या करते हैं? अपने अपने को अस्थायी बनाते हैं। लेकिन याद रखना कि अधातुओं में हमेशा क्या होता है? ससंयोजक आबंध बनते हैं। ससंयोजक क्या बनते हैं? आबंध बनते हैं। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन पे अगर मैं डॉट की बात करूं और यहाँ पे भी अगर मैं H की बात करूं तो ये क्या करता है कि इसको यहाँ पे, इस डॉट को यहाँ पे लिखता हूँ और इस डॉट को यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरे से साझेदारी करेंगे। इसको भी मतलब अपना जो है कि अस्थायी होना है और इसको भी अस्थायी होना है। ठीक है, क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, और अधातुओं के बीच में क्या होती है? ससंयोजन आबंध बनता है। मतलब क्या होते हैं? एक दूसरे से संयोज करके, एक दूसरे से ससंयोजक करके एक आबंध बनाते हैं और अपने आप को क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो दो डॉट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साजित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? साजित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक दूसरे से क्या कर रहा है? ये संयोग कर रहा है। और जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग करेंगे तो वहां पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, और उसी बंध को हम क्या कहते हैं? ससंयोजक आबंध कहते हैं। तो यही था कि मतलब ये प्राय ससंयोजक यौगिक होते हैं। इस चीज को मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं बैलेंसी, बैलेंसी बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी था तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये प्राय वैद्युत संयोजक युग बनाते हैं। और कार्बनिक युग क्या करते हैं? वैद्युत संयोजक युग बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि ये हमारा क्या होता है? यन्ने है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? हाँ देखते हैं इसको। ये हमारा वैद्युत सहसंयोजक क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अच्छा, वैद्युत सहसंयोजक यौगिक क्या बोले तो इसको क्या बोलते हैं मैं बता दूं कि जैसे हमारा Na है और Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, ठीक है, अगर तो ये क्या होता है? 2 8 कितना होता है? 1 होता है। और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो इसका क्या होता है? 2 8 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं बाह्यतम कोश। क्या बोलते हैं? परमाणु की आउटर सेल जिसको बोलते हैं बाह्यतम कोश बोलते हैं। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? बाह्यतम कोश बोलते हैं। बाह्यतम कोश इसको बोलते हैं, आउटर सेल बोलते हैं ना। अच्छा देखो यहाँ पे ये भी चाह रहा है, सोडियम भी चाह रहा है कि मैं भी अस्थायी हो जाऊं, और क्लोरीन भी चाह रहा है कि मैं भी अस्थायी हो जाऊं। अच्छा, इस सोडियम को हम कहते हैं अधातु, क्या सॉरी धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और इसे हम कहते हैं अधातु। और याद रखना, धातु और अधातु के बीच में वैद्युत संयोजक आबंध बनते हैं। क्या बनते हैं? वैद्युत संयोजक क्या होते हैं? आबंध बनते हैं। मतलब अगर मैंने बताया था किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 है तब तो क्या है? वो अस्थायी है। तो अब बताना कि ये 7 देकर अस्थायी होना इसको उचित लग रहा है कि 1 दे के अस्थायी होना उचित लग रहा है? बोलो। मतलब ये चाहता है कि अगर मेरे आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा ना, और ये आसानी से क्या कर लेगा? लेगा। कहने का मतलब यह है कि जो धातु होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो किसी और धातु को, किसी ऐसे और मतलब और धातु को देते हैं जिसको मतलब
उसको जरूरत होती है, ठीक है। मतलब ये इसके पास में क्या है, अधातु है और क्लोरीन है, इसको भी एक चाहिए था, ये एक ले लेगा कहीं से तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और एक दे देगा तो इसके बाद तुमको उसमें क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्या किया, इसको दे दिया, ठीक है। जब इसको देने लेने के चक्कर में तो यहाँ पर तो 2 8 हो गया, और देने लेने के चक्कर में यहाँ पे 2 8 कितना हो गया 8 हो गया। अब बताना यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसमें क्या हो गई, कमी हुई कि वृद्धि हुई, बताओ हाँ कि ना, बोलो। इसमें कमी हुई कि वृद्धि हुई, बोलो। इसमें क्या हुई, कमी हुई। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और इसने क्या किया, एक ले लिया। बताओ पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 11 था, लेकिन इसको मतलब बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को देके जब ये अस्थायी होना चाहा तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब प्रेजेंट में इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आ गया ना, तो मतलब अस्थायी तो हुआ, लेकिन इस पे जो चार्ज आता है, अच्छा चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज तो 2 ही होता है ना। चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारा क्या होता है, धन चार्ज होता है, और एक क्या होता है, ऋण चार्ज होता है, ठीक है। मतलब एक अगर मैं आवेश की बात करूं तो एक धनावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश होता है। मतलब ये क्या कर रहा है कि धातु को इसने दिया, कितना दिया, देने के चक्कर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, धातु को हम दाता कहते हैं, क्या कहते हैं, दाता। और अधातु को हम क्या कहते हैं भैया, ग्राही कहते हैं, हाँ कि ना, बोलो। धातु को हम क्या कहते हैं, दाता, और अधातु को हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। मतलब दाता मतलब देने वाला, अग्राही मतलब क्या होता है, लेने वाला। मतलब जो धातु है, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, मतलब देने वाले को दाता, और दाता को हम किससे इंडिकेट करते हैं, प्लस से, और ग्राही को किससे इंडिकेट करते हैं, माइनस से, हाँ कि ना, बोलो। जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, हमारा एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, Cl पे माइनस आ जाएगा। और याद रखना एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा Na प्लस और Cl माइनस पे जो चार्ज आया है, यही चार्ज एक दूसरे से संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं। लेकिन एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि अधातु और अधातु संयोग करके कभी यौगिक नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। याद रखना, जब क्या होते हैं, जब इसके अच्छा जो प्लस और माइनस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और ये क्या करेंगे, और यहाँ पे जो सोडियम है और यहाँ पे जो क्लोरीन है, इन दोनों की कहानी अलग अलग होती है। ये दोनों क्या होते हैं, विषैले होते हैं, विषैले सांप होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब ये पास में आते हैं तो इनका रूप क्या हो जाता है, कंपाउंड में बदल जाता है, और उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, NaCl होता है। और NaCl को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, जो अपने घरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब बताओ समझ में यहाँ तक आया कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत सहसंयोजक आबंध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मतलब याद रखना, धातु और अधातुओं के बीच में क्या होता है, वैद्युत सहसंयोजन क्या होता है, आबंध होता है, आबंध बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं आप लोग को मिटा दे रहा हूँ और इरेज करके देख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। धातु प्लस धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, या वैद्युत, इसको वैद्युत संयोजक, आयनिक भी, इसे आयनिक बंध भी कह सकते हो, ठीक है, आयनिक बंध, ठीक है, या तो इसे आयनिक बंध भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अधातु और अधातु के बीच में मतलब वही, मतलब सेम होना चाहिए ना। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 रहेगा, तभी इनके बीच में क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, सहसंयोजक आबंध बनेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा, अधातु और अधातु के बीच में क्या होता है, सहसंयोजक क्या बनता है, आबंध बनता है, आगे ना, बोलो, ठीक है। ये चीज चलिए देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ना। अच्छा
ये यौगिक सामान्यतः वाष्पशील, नेक्स्ट चलते हैं, ये यौगिक सामान्यतः वाष्पशील होते हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्या होते हैं, निम्न होते हैं। अच्छा, गलनांक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गलनांक जो है कि मेल्टिंग होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, मेल्टिंग होती है। और क्वथनांक की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग होता है। मेल्टिंग का अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा गलनांक और मैं क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक की मैं बात कर दूं, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। अगर मैं गलनांक की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, गलनांक की बात करता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, गलनांक, ठीक है, क्या देखते हैं, गलनांक, गलनांक, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये चीज हमारा है, ठीक है, ये चीज हमारा है, ये इसको बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है, मतलब ठोस बोलते हैं। और ठोस किसे कहते हैं, जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और ये हमारा, इसके अणु क्या होते हैं, थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बता दूं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, बर्फ है, ठीक है, और बर्फ को किसी निश्चित ताप पे मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। ये बर्फ जो है कि किसी निश्चित ताप पे, मतलब कहाँ बन गया, पानी बन गया, जल बन गया, क्या बन गया, जल। तो जब क्या होता है, किसी निश्चित ताप पे ठोस को मतलब द्रव में बदल देते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है, ठीक है। याद रखना, अगर किसी ठोस अवस्था को, किसी ठोस अवस्था को जब द्रव अवस्था में क्या करते हैं, बदलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा, क्वथनांक हमारा क्या होता है। जब जल को हम क्या करते हैं, जब जल को किस में बदल देते हैं, वाष्प में बदल देते हैं ना। जब जल को किसी निश्चित ताप पर ना, जब जल किसी निश्चित ताप पर किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो इंग्लिश होती है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, बॉइलिंग, मतलब बॉयल हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गलनांक क्या होता है, कोई पूछ दे गलनांक क्या होता है, तो ये हमारा मेल्टिंग होता है। मतलब किसी ठोस, किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस अवस्था को जब हम द्रव अवस्था में क्या करते हैं, बदलते हैं, तो उसके बदलने के बीच वाली प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं, किसी द्रव को वाष्प की अवस्था में बदलते हैं, या वाष्प बोले तो गैस ना, सॉरी, गैस की अवस्था में क्या करते हैं, बदलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उनके बीच वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो हमारे पदार्थ होती है, पदार्थ की तीन अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव और क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें दे दिया था, तभी मैंने क्या किया, आपको इसमें बताया। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है कि ये यौगिक सामान्यतः वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, जो मैंने बताया। ये क्या हो गया, हमारा कार्बनिक यौगिक हो गया। और अकार्बनिक यौगिक देखते हैं, ये यौगिक सामान्यतः अवाष्पशील होते हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसका मतलब क्या कि इसमें क्या होता है कि बहुत ही, मतलब इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, और इनमें गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं, ये यौगिक जल में प्राय अविलय, किंतु एल्कोहल, एल्कोहल की मैं बात करूं, एल्कोहल OH, ठीक है। ईथर की मैं बात करूं, ROR, ये हमारा क्या होता है, ईथर होता है। बेंजीन का सूत्र मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया, लेकिन अभी भी आज भी बता दे रहा हूं, ये बेंजीन का क्या होता है, सूत्र होता है। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं सूत्र बताऊं तो ये क्या होता है, CH क्या होता है, Cl3 होता है। आदि में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है, आदि में क्या होते हैं, विलय होते हैं। लेकिन अकार्बनिक यौगिक में ये क्या होते हैं, ये यौगिक जल में प्राय विलय, किंतु ये जल में तो क्या होते हैं, विलय होते हैं, लेकिन एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, ठीक है। तो ये चीज था आपके सामने, मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले इसका और भी है, मतलब अब लेके चलेंगे छठवां, जगह न होने के कारण मैं लिखा नहीं अब, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ और क्या चीज़ है। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। छठवां देखते हैं, इन यौगिकों को सामान्यतः निश्चित, इन यौगिकों का
असामान्यतः निश्चित रंग तथा गंध होती है। मतलब इसका मतलब इन यौगिकों का सामान्यतः निश्चित रंग तथा गंध होती है। इसके बाद इसमें देखते हैं ये यौगिक प्राय रंगहीन, रंगहीन का मतलब क्या होता है, जिसमें रंग नहीं होता है, तथा गंधहीन जिसमें क्या होता है, गंध मतलब ये प्राय रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। सातवां देखते हैं ये यौगिक अनेक प्रकार की लंबी खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाते हैं। अच्छा, लंबी खुली का मतलब अगर मैं बता दूं, खुली श्रृंखला क्या होती है, खुली श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं, खुली श्रृंखला तो जैसे हमारी क्या है, अगर कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, ये क्या हमारी है, खुली श्रृंखला है। ठीक है। अच्छा, तुमको पता है कार्बन के 4 ससंयोजी बंध होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्केन कहते हैं, पता है ना। और ये कैसी श्रृंखला होती है, तो खुली श्रृंखला होती है। ठीक है। अगर बंद श्रृंखला की मैं बात करूं तो जैसे हमारा क्या हो जाए, बेंजीन हो जाएगा ना, जैसे हमारा क्या है, बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बंद श्रृंखला है। ठीक है। तो वही बता रहा है कि ये यौगिक अनेक प्रकार की लंबी खुली, लंबी अगर मैं बहुत सारे कार्बन को एक साथ लिखूं तो ये क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो ये लंबी खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, अकार्बनिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं 8वें में, ये यौगिक प्राय साम्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म का क्या करते हैं, मतलब ये क्वालिटीज को क्या करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है। और इसमें आते, इसमें जो साम्यता क्या होता है, गुण नहीं होता, और कार्बनिक यौगिक में साम्यता गुण क्या होता, नहीं होता। इसमें देखते हैं ये जली विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये जली विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अच्छा, कुचालक मतलब जिसमें धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत का कुचालक कहते हैं। ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, इसमें क्या होती है, विद्युत का क्या होता है, विद्युत प्रवाह नहीं होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, विद्युत का कुचालक कहते हैं। और लकड़ी हमें किससे प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक, पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं ये विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसमें अच्छा, सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब अकार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब आसानी से, मतलब जिसमें धाराएं क्या होती हैं, आसानी से प्रवेश होती हैं या प्रवाह होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा में क्या होता है, आसानी से विद्युत क्या होता है, प्रवाह होता है, विद्युत क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये विलायक तथा ये विलयन तथा गलित अवस्था में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। देखते हैं 10 लास्ट। ठीक है। कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाएं आणविक होती है, जिसके कारण ये मंद का मतलब धीरे तथा जटिल होती है। जटिल का मतलब बहुत सारे अगर कार्बन है, जैसे C70 हो जाएगा, ये जितने भी मतलब बड़े बड़े जो कार्बन की जो श्रृंखलाएं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जटिल कहते हैं। अब इसमें देखते हैं अकार्बनिक में इनकी अभिक्रियाएं आयनिक होने के कारण तेज एवं सरल होती हैं। तीव्र को हम क्या कहते हैं, तेज कहते हैं। आयनिक का मतलब क्या, आपको भी मैंने बताया कि जो आयन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, प्लस और क्या होता है, माइनस। मतलब जब अगर एक बात बताया, जब ये हमारा क्या होता है, कोई भी चीज अगर ये Na प्लस है तो ये इस पे बहुत तेजी से, मतलब कोई आयन माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा बहुत ही तेजी से, इसीलिए इसको तीव्र बोलते हैं और सरल बोलते हैं। ठीक है। तो ये था कार्बनिक गाइस, ये था कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो आज बस यहीं तक। आप मेरे वीडियो में कमेंट करना कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो यार इसको सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना। और बस आज यहीं तक। तो आज मिलते हैं कल जो नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो आज आप लोग के लिए मतलब बहुत ही मेहनत से जो वीडियो बना है, और आप इसको यार शुरू से लास्ट तक देखो और तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है। जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच, बाय।